प्रिय विद्यार्थी, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में तीसरा अध्याय परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत 3.1 रासायनिक संयोजन के नियम का अध्ययन करेंगे एवं प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। अध्याय 3 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को अर्थात पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकूधा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया था तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आंतोइन एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। 3.1 रासायनिक संयोजन के नियम। लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। 3.1.1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। इसे क्रियाकलाप से समझते हैं। क्रियाकलाप 3.1 निम्न X एवं Y रसायनों का एक युगल लीजिए। पहला कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट का 1.25 ग्राम और सोडियम कार्बोनेट का 1.43 ग्राम। दूसरा बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम और सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम। तीसरा लेड नाइट्रेट का 2.07 ग्राम और सोडियम क्लोराइड का 1.17 ग्राम। X एवं Y युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 मिलीलीटर जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से Y के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं X के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क चित्र 3.1 की भांति लगाइए जैसा कि यहाँ चित्र 3.1 में इस प्रयोग को दिखाया गया है। अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। अंतर्वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे X एवं Y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई।
क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? तो जब हम प्रयोग करेंगे तो देखते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट के विलयन को मिलाते हैं तो उसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसके पश्चात सोडियम सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट का निर्माण होता है और हमें नीला अवक्षेप प्राप्त होता है। यदि हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन को फ्लास्क में लेते हैं तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और ये दोनों रंगहीन होते हैं, लेकिन जब दोनों विलयन आपस में मिलते हैं तो दुधिया रंग के हो जाते हैं। यदि लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के विलयन को लेते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात लेड क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है और ये दोनों विलयन रंगहीन होते हैं, लेकिन जब दोनों विलयन को आपस में मिलते हैं तो इनका रंग दुधिया रंग का हो जाता है और कुछ देर के बाद में अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस फ्लास्क के अंदर में रासायनिक अभिक्रिया होता है और उसके पहले और उसके बाद में जब हम तौलते हैं तो देखते हैं कि इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। तो अब हम आगे अध्ययन करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। अब हम लोग पढ़ते हैं 3.1.2 स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजी एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। अर्थात यहाँ बताया जा रहा है कि जब हम कोई यौगिक को प्राप्त करते हैं तो चाहे वो किसी स्रोत से प्राप्त करें या प्रयोगशाला में बनाएं, उसमें जो तत्व निहित होते हैं उनका अनुपात सदैव हमेशा एक जैसा होता है। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब हम लोग जॉन डाल्टन का संक्षिप्त जीवनी के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी जीवनी का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 ईस्वी में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों को अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे
उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। तीसरा, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। चौथा, भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा, भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्माण करते हैं। छठा, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। इससे पहले हम लोग अध्ययन और प्रयोग के आधार पर दिए गए प्रश्नों की उत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिक्रित होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पादन के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। सोडियम क्लोराइड प्लस एसिटिक अम्ल जब प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। तो उत्तर, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान जोड़ एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान बराबर 5.3 ग्राम जोड़ 6 ग्राम बराबर 11.3 ग्राम। उत्पादों का द्रव्यमान अर्थात प्रतिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना उसका उत्पादों का द्रव्यमान बराबर सोडियम एसीटेट का द्रव्यमान जोड़ कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान जोड़ जल का द्रव्यमान। तो 8.2 ग्राम जोड़ 2.2 ग्राम जोड़ 0.9 ग्राम बराबर 11.3 ग्राम। तो ये दूसरा जो प्राप्त हुआ यह रासायनिक अभिक्रिया के बाद के प्राप्त घटकों का द्रव्यमान का योग है। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट हो जाता है कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। अतः परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। दूसरा, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? उत्तर दिया है हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन बराबर 1:8। चूंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करती है, इसीलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का 3 गुना भाग तो ऑक्सीजन का भी 3 गुना भाग यानी 8 गुना 3 बराबर 24 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगी। स्पष्ट है। इस विधि को वैकल्पिक विधि से भी समझा जा सकता है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? उत्तर, डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण नियम का परिणाम है जो इस प्रकार है। परमाणु
अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। प्रश्न संख्या 4, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? उत्तर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अभिगृहित 6 निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है जो इस प्रकार है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सदस्यता प्राप्त कर लें, जिससे नियमित वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके।